मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात आज से करीब 25-30 साल पुरानी है। तब ना तो हाथों में चमचमाते स्मार्टफोन्स हुआ करते थे और ना ही रातों को रोशन करने वाली बिजली। रोहित तब महज 19 साल का लड़का था। शहर की भागदौड़, कंक्रीट के जंगल और गाड़ियों के शोर से दूर उसे अपने नाना जी का गांव चंद्रपुर सबसे प्यारा लगता था। वो गांव की मिट्टी की सौंधी महक, आम के बगान, दोस्तों के साथ तालाब में डुबकी लगाना और खेतों की पगडंडियों पर बिना किसी फिक्र के दौड़ना, रोहित के लिए यही असली जिंदगी थे। उस साल अक्टूबर का महीना था। पूरे गांव में सोने जैसी पीली धूप बिखरे थे क्योंकि धान की फसल पूरी तरह पक चुकी थी। हवा चलती तो खेतों में लहलहाते धान के पौधे एक सुरमई संगीत पैदा करते थे। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक कड़ा इम्तिहान भी था। फसल की कटाई का वक्त। रोहित अपने नाना जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सुबह से ही खेत में जुटा हुआ था। हाथ में हंसिया लिए, पसीने से लथपथ होने के बाद भी उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी। शाम ढलने को आई। सूरज की आखिरी किरणें जंगल के पीछे छुप रहे थे। नाना जी ने अपनी कमर सीधी की, माथे पर पसीना पहुंचा और दूर तक फैले आधे कटे खेत को देखा। रोहित बेटा, आधा ही खेत कटा है, आधा भी बाकी है, नाना जी ने चिंतित स्वर में कहा। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं नाना जी, कल सुबह आकर बाकी भी निपटा लेंगे। नाना जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें हो गई। उन्होंने चारों तरफ देखा। चंद्रपुर गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था। जंगली जानवरों का खतरा तो था ही, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा था चोरों का। फसल पकते ही आसपास के कुछ असामाजिक तत्व रात के अंधेरे में पूरी की पूरी फसल साफ कर देते थे। नहीं बेटा, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, नाना जी ने कहा। रात को यहीं रुकना होगा, फसल की पहरेदारी करनी होगी। रोहित के लिए ये एक नया रोमांच था। उसने तुरंत कहा, ठीक है नाना जी, मैं भी आपके साथ रुकूंगा, हम दोनों मिलकर खेत की रखवाली करेंगे। रात के करीब 9 बजे नानी जी के हाथ से बनी गर्मा गर्म रोटियां खाकर रोहित और नाना जी के हाथ में एक भारी भरकम लोहे की टॉर्च और लाठी लेकर खेत की तरफ चल दिए। रात का सन्नाटा ऐसा था कि खुद के कदमों की आहट भी डरा देने के लिए काफी थे। गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए हर घर के बाहर या तो ढिबरी चल रहे थे या तो सन्नाटा पसरा था। जैसे ही वो गांव की सीमा लांघ कर खेतों की तरफ बढ़े, ठंडक और सन्नाटा दोनों बढ़ गया। खेत के ठीक बीचों बीच एक मचान बना हुआ था। नाना जी ने वहां बिस्तर तैयार किया। उन्होंने पास ही रखी लालटेन को जलाया और उसकी लौ को धीमा कर दिया ताकि दूर से कहीं कोई जान ना सके कि यहाँ कोई जाग रहा है। रोहित, सो जा बेटा, दिन भर तू भी थक गया है, नाना जी ने करवट बदलते हुए कहा। आप भी सो जाइए नाना जी, रोहित ने कहा और बिस्तर पर लेट गया। जंगलों से आती हवाएं अजीब सी सरसराहट पैदा कर रहे थे। थोड़ी ही दूर पर घने पेड़ों के झुरमुट के पीछे गांव का शमशान घाट था। दिन में तो लोग वहां जाने से कतराते थे और रात में तो उस तरफ देखना भी गुनाह माना जाता था। लेकिन रोहित इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। दिन की कड़ी मेहनत का असर था कि लेटने में के लिए महज 10 मिनट के भीतर ही दोनों की आंख लग गई। रात का कौन सा पहर था ये कह पाना मुश्किल था। हवा एकदम थक चुके थे। वातावरण में एक अजीब सा भारीपन और सड़ांत की गंध फैल गए थे, जैसे कोई पुरानी गली हुई चीज़ आसपास हो। तभी किसी सूखी लकड़ी के टूटने की आवाज़ हुई। रोहित की आंखें झटके से खुली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, जिससे चारों तरफ धुंधला मटमैला अंधेरा छाया था।
रोहित ने उठकर बैठने की कोशिश की, तभी उसकी नज़र खेत से सटे उस कच्चे रास्ते पर पड़ी जो सीधे शमशान घाट से होकर गांव की तरफ जाता था। उसे उस अंधेरे में एक साया हिल रहा नजर आया। रोहित ने अपनी आंखें मिची और ध्यान से देखा। लालटेन की मध्यम रोशनी और बादलों की ओट से छन कर आ रही चांदनी में उसने देखा एक बूढ़ा आदमी। वो बूढ़ा आदमी बेहद अजीब तरीके से चल रहा था। उसका एक पैर मानो सीधा नहीं था। वो घसीटते हुए लंगड़ाते हुए शमशान की तरफ से निकलकर धीरे धीरे गांव की दिशा में बढ़ रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और उसके चलने की गति में एक अजीब सी विसंगत थी, जैसे कोई कठपुतली हो जिसके धागे टूट गए हो। रोहित के दिमाग में एक सवाल कौंधा, इतनी रात का इस भयानक ठंड और सन्नाटे में शमशान के इस रास्ते में कोई बूढ़ा आदमी गांव की तरफ क्यों जा रहा है? और ये है कौन? मैंने गांव के हर बुजुर्ग को देखा है पर इसे कभी नहीं देखा। रोहित ने घबराकर बगल में सोए नाना जी को जगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर उसने देखा कि नाना जी गहरी नींद में थे। उनके चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिख रहे थे। नहीं, नाना जी बहुत थक गए हैं। शायद गांव का ही कोई बुजुर्ग रास्ता भटक गया होगा या कोई विस्मित होगा। मुझे खुद देखना चाहिए, रोहित ने सोचा। ये उसकी उम्र का जोश था या उसकी सबसे बड़ी भूल। वो मचान से नीचे उतरा। हाथ में टॉर्च थी, लेकिन रोहित ने उसे ऑन नहीं किया ताकि वो बूढ़ा आदमी सतर्क ना हो। वो दबे पांव धान के पौधों की आड़ लेता हुआ उस रास्ते पर आ गया। बूढ़ा आदमी आगे आगे लंगड़ाता हुआ चल रहा था। उसके पैरों की आवाज़ सूखी पत्तियों पर साफ सुनाई दे रहे थे। रोहित उसके करीब 20 कदम की दूरी पर था। जैसे जैसे रोहित आगे बढ़ रहा था, हवा में वो सड़ान तेज होती जा रहे थे। ये वैसे ही बदबू थी जैसे किसी मरे हुए जानवर की होती है। रोहित ने अपनी नाक को शर्ट की आस्तीन से ढक लिया। अचानक उस बूढ़े आदमी के कदम रुक गए। रोहित भी तुरंत एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही होगी। चारों तरफ मुकम्मल खामोशी थी, ना किसी झिंगुर की आवाज़, ना किसी कुत्ते का भौंकना। पूरा जंगल और खेत मानो सांस रोक कर खड़े थे। क्या उस बूढ़े को एहसास हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है? तभी जो हुआ उसने रोहित के पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। वो बूढ़ा आदमी एकदम से एक झटके से रोहित की ओर मुड़ा, लेकिन उसके गर्दन मुड़ने का तरीका वो इंसानी नहीं था। उसकी रीढ़ की हड्डी से एक खौफनाक चटक की आवाज़ आई और उसका सिर पूरा 180 डिग्री घूम गया। चांद अचानक बादलों की ओट से बाहर आ गया और उसकी दूधिया रोशनी सीधे उस बूढ़े के चेहरे पर पड़ी। रोहित की चीख गले में ही फंस कर रह गई। वो कोई इंसान नहीं था, वो साक्षात शैतान था। उसका चेहरा आधा सड़ चुका था, जिससे सफ़ेद हड्डियां बाहर झांक रहे थे। उसकी आंखें नहीं थे, बल्कि उन गड्ढों में जलते हुए अंगारे जैसी 2 लाल चिंगारियां थे। उसके मुंह से काले रंग का गाढ़ा खून टपक रहा था और उसके दांत बिछड़े के सींगों की तरह नुकीले और गंदे थे। कौन हो तुम? रोहित के मुंह से बामुश्किल एक फुसफुसाहट निकली। उसके पैर जमीन में जैसे जम गए। भागने की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो शैतान घसीटते हुए नहीं, बल्कि हवा में कुछ इंच ऊपर उठते हुए अविश्वसनीय तेजी से रोहित की तरफ बढ़ा। उसने अपने नुकीले काले नाखूनों वाले हाथ रोहित की ओर फैलाए। रोहित पीछे की तरफ गिरा। वो शैतान उसके बिल्कुल ऊपर आ चुका था। उसकी ठंडी सड़ती हुई सांसें रोहित के चेहरे पर पड़ रहे थे। रोहित ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी लाठी को आगे कर दिया। शैतान ने लाठी को एक ही झटके में तिनके की तरह तोड़ दिया और रोहित का गला दबोचने के लिए आगे बढ़ा। रोहित को लगा कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। हटो, दूर हो जाओ इससे। अचानक अंधेरे को चीरती हुई नाना जी की कड़क आवाज़ गूंजी। नाना जी ने हाथ में पकड़ी हुई मजबूत लाठी पूरी ताकत से उस शैतान के सिर पर दे मारी।
लाठी लगते ही उस जीव के मुंह से एक ऐसी भयानक, खौफनाक और कान फाड़ू चीख निकली जिसने पूरे जंगल को कपा दिया। वो जीव 2 कदम पीछे हटा और नफरत भरी नज़रों से नाना जी को देखने लगा। नाना जी ने बिना डरे अपनी जेब से कुछ अभिमंत्रित सरसों के दाने निकाले और उस जीव की तरफ फेंकते हुए चिल्लाए, तेरा समय खत्म हो चुका है, अपनी सीमा में रह। सरसों के दाने लगते ही उस शैतान के शरीर से धुआं निकलने लगा, मानो उस पर तेजाब डाल दिया गया हो। उसने एक आखिरी भयानक चीख मारी, मुड़ा और पलक झपकते ही शमशान के घने अंधेरे में घुल गया। रोहित जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नाना जी ने तुरंत उसे उठाया और गले से लगा लिया। नाना जी, वो क्या था? वो कोई इंसान नहीं था। रोहित रोने की कगार पर था। नाना जी ने रोहित के कंधे पर हाथ रखा और गहरी सांस लेते हुए शमशान की तरफ देखा, जहां अब सिर्फ सन्नाटा था। शांत हो जा रोहित, शांत हो जा, अब खतरा टल गया है, नाना जी ने बेहद गंभीर आवाज में कहा। बेटा, तूने उसे नहीं पहचाना, लेकिन मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे गांव के पिछले पूरब टोला में रहने वाला सुखराम था। रोहित ने फटी आंखों से नाना जी को देखा। सुखराम? लेकिन वो तो। हाँ रोहित, नाना जी ने उसकी बात काटते हुए कहा। सुखराम की मौत आज से 3 दिन पहले ही हुई है। उसे उसी शमशान में मुखग्नि दी गई जहाँ से वो अभी निकल रहा था। उसकी कुछ अधूरी इच्छाएं और तंत्र मंत्र के चक्कर में उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। नाना जी ने आगे समझाया, मृत्यु के बाद शुरुआती कुछ दिनों तक आत्माएं अपने पुराने मोह के कारण वापस अपने घर की तरफ भागती हैं। वो शमशान से निकलकर अभी अपने उसी पुराने घर में जा रहा था। अगर तू बीच में ना आता तो वो तुझे नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन तूने उसका रास्ता रोका और उसकी नज़र तुझ पर पड़ गई। रोहित ने थरथराते हुए शमशान की तरफ देखा। अब उसे समझ आया कि गांव के लोग रात को खेतों की तरफ आने से क्यों डरते थे। नाना जी ने लालटेन उठाई और कहा, चल बेटा, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। फसल कल सुबह आकर काटेंगे। आज की रात भगवान ने तुम्हें बचा लिया। उस रात के बाद रोहित का गांव को लेकर जो नज़रिया था वो हमेशा के लिए बदल गया। उसे समझ आ गया था कि गांव जितने खूबसूरत होते हैं, उनके आंचल में उतने ही गहरे, अनसुलझे और खौफनाक रहस्य भी छुपे होते हैं। वो धान का खेत, वो लंगड़ाता हुआ बूढ़ा और वो काली रात रोहित के जहन में आज भी एक डरावने सपने की तरह जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे दूसरी कहानी के साथ।